नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। न्यूज नेशन पर आज दोपहर से लगातार हम आपके सामने एक बहुत बड़ी स्टोरी पेश कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला काले धन को सफेद करने से जुड़ा है और जिस पैमाने पर यह सामने आया है यह प्रदर्शित करता है कि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो काम कर रहा होगा, अन्यथा ऐसे बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करना असंभव सी बात है। आज कुछ ऐसे आंकड़े हम आपके सामने पेश करेंगे जो आपकी कल्पना से परे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जो कृषि की आय होती है जिस पर किसी भी तरह का टैक्स आज तक स्वतंत्र भारत में नहीं लगा, कितनी जमा की जा सकती है? साल 2010-11 खास करके साल 2010 में 2000 लाख करोड़ रुपए के इनकम को यानी कि आप अर्जित संपत्ति को टैक्स फ्री घोषित किया गया है। ऐसे में आज हम यह सवाल खड़ा करना चाहते हैं, मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह कहा था कि अगर काला धन जो विदेशों और देश में छिपा हुआ है उसे अगर हिंदुस्तान में ले आया जाए सिस्टम में तो प्रत्येक हिंदुस्तानी को 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन हमारा यह कहना और दावा है कि जो पैसा हिंदुस्तान में साल 2006 से लेकर 2013 के बीच में आ चुका है उसके आधार पर अगर जो मौजूदा VDIS स्कीम है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, जिसमें आप काला धन को डिक्लेयर कीजिए, 45% टैक्स पे कीजिए और 55% अपने पैसे को वाइट कर लीजिए, इस स्कीम के तहत इतना पैसा जमा होगा, इतना पैसा एकत्रित होगा कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को मौजूदा सरकार 7,20,000 प्रति हिंदुस्तानी को उसके बैंक अकाउंट में खाता जमा कर सकती है। यह पैसा आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, बस मोदी सरकार को 2 कदम आगे बढ़ाना है और उस पैसे को आप सबके बैंक खाते में जमा कर देना है। और अगर हम एक और आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं, अगर मोदी सरकार संजीदगी से इस पूरे मामले पर आगे बढ़ जाए, जिसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने भरोसा दिया है आम हिंदुस्तानी को कि काले धन पर वो कड़ाई से सख्ती से पेश आते दिखाई देंगे, अगर उस पर पूरा टैक्स वसूला जाए तो आप जरा सोचिए, हर हिंदुस्तानी 125 करोड़ हिंदुस्तानी के बैंक खाते में तकरीबन 30 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। आप इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए आइए सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारा बड़ा खुलासा, यह कैसे संभव है, कैसे संभव है कि हिंदुस्तान की कुल आय, कुल शकल आय से कहीं ज्यादा अमाउंट सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम के तौर पर डिक्लेयर की गई है। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे एक विस्तृत चर्चा तमाम हमारे राजनीतिज्ञों के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्या गोरख धंधा है, यह काले को सफेद करने का धंधा क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हिंदुस्तान में अगर काले धन के आय की बात करें तो दिल्ली से गुजरात तक जीरो लिखते चले जाइए। ठीक यही स्थिति होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। करीब 2000 लाख करोड़ रुपए, रकम इतनी कि आंखें चौंधिया जाएं। एक बार में तो गिनना भी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है। चौंकने की बारी तो अब आती है जब ये कहा जाए कि साल 2011-2012 में 6,56,944 किसानों ने सिर्फ खेती के जरिए इतने पैसे कमा लिए। जी हाँ, उसी खेती से जिसे आमतौर पर घाटे का सौदा कहा जाता है, जहाँ मुनाफा तो दूर की बात है, कर्ज के बोझ तले दबे किसान खुदकुशी करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उसी खेती के आसरे इतनी कमाई का दावा किया गया है और सवाल भी इसीलिए खड़े हो रहे हैं। साल 2010-2011 में भारत की GDP 78,77,947 करोड़ रुपए थी और इसमें खेती की हिस्सेदारी सिर्फ 1,319.7 करोड़ रुपए ही रही। लेकिन उसी खेती से करीब 6,57,000 लोगों ने करीब 2000 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली, यानी देश के कुल GDP से भी 25 गुना ज्यादा। सवाल ये कि आखिर चंद लोगों की कमाई क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हो सकती है, या फिर कहीं कोई गड़बड़ झाला है? ये एक साल की कहानी नहीं है, साल दर साल यही कहानी दोहराई गई नजर आती है। फर्क सिर्फ रुपयों में नजर आता है। साल 2012-2013 में कुछ इसी तरह 8,12,426 लोगों ने करीब 676 लाख करोड़ रुपए की कमाई खेती के जरिए ही कर ली, जबकि देश की अर्थव्यवस्था में खेती की हिस्सेदारी 14,99,000 करोड़ रुपए के आसपास रही। यानी जो कमाई करने का दावा किया जा रहा है वो न सिर्फ देश की खेती से मिली कुल आमदनी से भी ज्यादा है, बल्कि उस साल की GDP से भी
7.5 गुना ज्यादा नजर आता है। घूम फिरकर सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि कहीं ये काले पैसे को सफेद बनाने का खेल तो नहीं है। सरकारों ने इस सच तक पहुंचने की कोशिश तक नहीं की, या शायद आंकड़ों का ये खेल उनकी भी नजर में नहीं आया। इसलिए हमारी कोशिश मोदी सरकार का ध्यान इस ओर लाने की है, ताकि अगर वाकई ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का तरीका है तो इस पर जो टैक्स बनता है वो भी वसूला जाए। टीम न्यूज नेशन। आपने ये रिपोर्ट देखी और अपने दर्शकों को बस मोटे शब्दों में हम बता दें, कृषि से जो भी आय होती है उस आय पर किसी भी तरह का कर यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। कृषि की आय 3 हेड्स में आती है, एक व्यक्तिगत इनकम टैक्स, एक कॉर्पोरेट टैक्स और उसके साथ साथ अदर्स कैटेगरी, जिसमें कि आप अन्य जैसे कि ट्रस्ट हो गया या फिर अलग अलग तरह के संस्थान हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, उनका टैक्स है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इनकम टैक्स के दायरे पर व्यक्तिगत के बारे में बात कर रहे हैं और यह आंकड़ा आपको चौंका कर रख देगा। इसलिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ये आपसे जुड़ी खबर है, जरा इस पर गौर से और ध्यान से इस पूरे 1 घंटे तक बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनिल बनूली जी हैं, राजीव त्यागी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले को सामने लाने वाले पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले पर PIL फाइल कर रखा है पटना हाईकोर्ट में, जिस पर सुनवाई चल रही है। हमारे साथ मनीषा कांडे जी मौजूद हैं जो कि शिवसेना से हैं। हमारे साथ अरुण जैन जी हैं, JS यादव जी हैं, दिनेश वर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार इनकेश सिंह साहब है। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि इस चर्चा को शुरू करें, आइए जरा अपने दर्शकों को, आप सबों को जरा इसकी जानकारी एक बार फिर से दे दें। ये मामला है क्या? ये ग्राफिक आप देखिए और इसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे आप देखिए साल 2006 में व्यक्तिगत आय के तौर पर जो कि कृषि से एकत्रित की गई थी, सिर्फ 1.6 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया गया। उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ने लगा। साल 2007 में 78,000 लोगों ने 2,361 करोड़ कृषि के द्वारा उत्पन्न आय जाहिर किया, जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया। उसके बाद साल 2010 में यह आंकड़ा पहुंच गया जहां पर 4,25,000 लोगों ने कृषि के द्वारा उत्पन्न, कृषि के जरिए अर्जित आय डिक्लेयर की, जो कि 83,000 करोड़ था। उसके बाद साल 2011 और यह आंकड़ा बढ़ गया, 6,56,000 लोगों ने कृषि के द्वारा अर्जित आय डिक्लेयर की और आय थी 2,000 लाख करोड़। 2 के आगे 15 शून्य लगा दीजिए जी, इतनी रकम डिक्लेयर की गई। उसके बाद 2012 में 8,12,000 लोगों ने अपनी कृषि के द्वारा उत्पन्न आय जाहिर की, जो कि 675 लाख करोड़ थी। और यही आंकड़ा जब आप 2014 में देखते हैं तो उस वक्त 4 लाख के आसपास लोगों ने कृषि के द्वारा उत्पन्न आय जाहिर की और उस वक्त ये आय है सिर्फ 9,368 करोड़ रुपए। आप देख रहे हैं कैसे साल 2011 में अचानक एक तो लोगों की आय, जो लोग दे रहे थे इनकम टैक्स, जो बता रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे, उनका नंबर बहुत बढ़ गया। इन्होंने 1 पैसा टैक्स नहीं दिया और डिक्लेयर्ड इनकम है 2,000 लाख करोड़। अब इसके साथ साथ एक और आपके सामने फैक्ट पेश करते हैं और यह देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। 2006 में जब 1.6 करोड़ पूरे देश भर में कृषि के द्वारा आय के तौर पर देखा गया, तो प्रति व्यक्ति जो डिक्लेरेशन है वो 1.88 लाख है, यानी कि 1,80,000 के आसपास। साल 2011 में यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति डिक्लेरेशन 304 करोड़ रुपए हो गया। क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति जो कृषि की आय दिखा रहा है वो 304 करोड़ रुपए की आय अर्जित कर सके एक साल में? नहीं है ना। इसे सोचकर ही आप चौंक उठेंगे और यही चौंकाने वाली खबर न्यूज नेशन आपके सामने पेश कर रहा है। अनिल बनूली साहब, आपकी सरकार पिछले 2 साल से सत्ता में है और सत्ता में आने से पहले आपने कहा था काला धन लेकर आएंगे, 15 लाख रुपए हर किसी को देंगे। यह बात अलग है कि आपके अध्यक्ष ने कहा कि चलिए ये तो जुमला है, लेकिन न्यूज नेशन आज तथ्यों के आधार पर आपके सामने पेश कर रहा है। मोदी सरकार को हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं जो कि आप ही के इनकम टैक्स विभाग ने हम सबों के सामने रखी है। 7,20,000 प्रति व्यक्ति देने के लिए यह पैसा आज हिंदुस्तान में रखा हुआ है।
कब यह पैसा हम सबके अकाउंट में आएगा साहब? बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। अजय जी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं 2 मिनट आपके लूंगा बस जी। देखिए, एक हमारी सरकार ने आने के बाद एक स्वच्छता अभियान चलाया है, आपने सुना होगा। दूसरा स्वच्छता अभियान हमको ये काला धन पकड़ने के लिए चलाना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से देश के अंदर चला, मैं आपको सारे आंकड़े दूंगा भी। देखिए केरोसिन की सब्सिडी में किस तरीके से 7,000 करोड़ का घोटाला चल रहा है, जो हमने अब खत्म किया है। देखिए गैस की सब्सिडी, गरीब लोगों के लिए जो सब्सिडी जा रही थी, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए कैसे बड़े लोगों की जेब में जा रही थी, ये पता लग रहा है। आप देखिए जहां हाथ डाल रहे हैं अजय जी, वहीं एक घोटाला मिल जा रहा है। जहां हाथ डाल रहे हैं वहीं एक ऐसा रास्ता मिल जा रहा है कि काला धन हम आपके लिए थाली में परोस कर दे रहे हैं बलूनी साहब। बलूनी साहब, न्यूज नेशन थाली में परोस कर आपको दे रहा है। आपका, अरे अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। किस तरह से फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी नहीं, आप इस पर आइए ना। देखिए, आप सब्सिडी की बात छोड़िए, बिल्कुल मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं साहब जी। बिल्कुल सुनिए अजय जी, एक सेकेंड, मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं। मेरे को बड़ा आपका ये जो आपने जो ग्राफ दिखाया, इसमें बड़ी रोचक बात दिखी कि किस तरीके से लोग वो बढ़ रहा है कृषि की इनकम। उसमें 10-11 का मुझे एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला याद आया, शायद आपको याद नहीं आया हो। 10-11 में अगर आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की इनकम देखिए, जो 10 लाख 8 लाख रुपए सालाना थी, वो 5 करोड़ पहुंच गई। वो सेब से ऑर्चर्ड की इनकम 4-5 एकड़ के साहब बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कांग्रेस तो अपना जवाब देगी, कांग्रेस से तो हम जवाब पूछेंगे, लेकिन 2 साल से आपकी सत्ता है। ये पूरा का पूरा मामला आरटीआई के जरिए विजय शर्मा जी ने, जो कि पूर्व कमिश्नर है इनकम टैक्स के, उन्होंने निकाला पिछले साल, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन्होंने तमाम चिट्ठियां लिखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीआईएल दाखिल की गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं साहब, कितनी जल्दी कार्रवाई करवाइएगा? हम तो उम्मीद कर रहे हैं आपसे, हम उम्मीद से लबरेज हैं। वो 7,20,000 मेरे अकाउंट में कब आएगा? अजय कुमार कब खुश होकर कह सकता है मेरे पास 7 लाख आ गए? अजय जी मैं बोलूं जी? देखिए अजय जी, मैं प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला कि काला धन का मामला आर्टिकल ऑफ फेथ है मेरे लिए जी। देखिए किसी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में एसआईटी बनाई, और अभी इतने बड़े बड़े आपके यहाँ जानकार लोग बैठे हैं, पूछेगा कि जैसा काले धन पे हम लोगों ने कानून बनाया है, पूरे विश्व में इतना कठोर कानून नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बस मुझे कार्रवाई का भरोसा दीजिए बलूनी साहब। बलूनी साहब, देश की जनता आज आपसे ये जानना चाहती है कार्रवाई कब होगी, भरोसा दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। जांच का देखिए, इसको जांच होने दीजिए अजय जी, किसी को नहीं छोड़ेंगे, इतना बता रहे हैं आपको, किसी को भी काले धन के साथ छोड़ा नहीं जाएगा, यह बात तय है। राजीव रंजन जी, इस पूरे मैग्नीट्यूड का आप समझिए, आप बिहार से हैं, कृषि प्रधान प्रदेश, और वहां पर जरा सोचिए किसानों के नाम पर कितनी बड़ी जालसाजी है। ये ब्लैक को व्हाइट करने का इससे बड़ा धंधा नहीं हो सकता इस देश में, लेकिन आज सब चुप बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये चुप्पी सही है? देखिए, सबसे पहली बात अजय जी, सबसे पहले आपके चैनल को बधाई इस रहस्य उद्घाटन के लिए, अपने आरटीआई के जरिए जो चीजें लाई। और इस पैनल में विजय शर्मा जैसे ईमानदार अधिकारी, निर्भीक अधिकारी भी बैठे हैं, इन्होंने बिहार में अपनी सेवाएं दी हैं। ये मसला केवल बिहार से जुड़ा नहीं है, और ये टैक्स इवेशन का मामला पूरे देश के स्तर पर है। देश के सभी राज्यों के आंकड़े हाईकोर्ट में बाजाप्ता उस पीआईएल में डाले गए हैं। पीआईएल के बाद हाईकोर्ट ने सीबीडीटी से कहा है कि अपने असेसिंग ऑफिसर्स को कहा जाए कि कहीं डाटा एंट्री का कहीं चक्कर हो सकता है, कहीं बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर रेक्टिफाई होकर के कुछ फिगर्स आएंगे तो बहुत सारी चीजें और भी स्पष्ट होंगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी, ये गंभीर अपराध है जिस देश में हजारों किसान आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हो जी, जहां किसानों की हालत बहुत ही बुरी है जी, वहां ये किसानों के नाम पर जो नकली किसान अरबों खरबों रुपए की कर वंचना और जिस तरह के आंकड़े हैं वो तो इतने दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी अर्थव्यवस्था, चाहे सरकारें जब भी जो रही हो, मुझे लगता है ये पक्ष इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जीडीपी उस वर्ष की जीडीपी से 7.5 गुना ज्यादा होना, और कृषि को लेकर के जो आमदनी है, बिल्कुल आप राजीव जी जो बात कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि साल 2011 में पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी 100 लाख करोड़ थी, और उस साल में सिर्फ कृषि के द्वारा आय जो कि दर्जित है इनकम टैक्स में, वो है 2000 लाख करोड़। इसके बारे में वाकई में लोग नहीं समझ सकते। विजय शर्मा जी,
वाकई में ये पूरा का पूरा काम आप ही का है। इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर आप रह चुके। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि इनकम टैक्स विभाग के लोगों को यह बात समझ में ही नहीं आई हो आज तक? और अगर नहीं समझ में आई, आज समझ में आ रही है, तो कार्रवाई करने में देरी क्यों हो रही है? विजय जी। मुझे ऐसा लगता है अजय जी कि संभवतः ये हम लोगों ने आयकर विभाग में ये सबकी गलती होगी कि इस पर ध्यान नहीं दिया है कि एग्रीकल्चर इनकम चूंकि ये टैक्सेबल नहीं है इसलिए उसको नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि ये स्थिति ऐसी है कि जब हम उसको अगर देखते कि हाँ किसी आदमी के पास जमीन कितनी है और उससे कहीं ज्यादा वो अगर दिखा रहा है इनकम, तो ऑब्वियसली ये कहीं और का इनकम है जो इसमें दिखाया जा रहा है टैक्स की वंचना के लिए। एक दूसरी बात मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है विजय जी के पास, हम दोबारा चलेंगे, लेकिन इसी तकरीर और इसी दलील को लेकर आगे चले। अरुण जैन साहब, आपने न जाने आज तक कितनी सारे फिगर्स और आंकड़े देखे होंगे, लेकिन मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाहता हूं, क्या यह संभव है कि सरकारों को इसकी कोई जानकारी ही ना हो? चाहे ये यूपीए की सरकार हो, मौजूदा एनडीए सरकार हो, क्या अरुण जेटली जी के विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है? चिदम्बरम साहब के विभाग जब वो थे तब उनको कोई जानकारी नहीं थी, प्रणब मुखर्जी जी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये कैसे संभव है कि हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा चल रहा है और पूरे सिस्टम में किसी को पता नहीं है? अजय जी देखिए, मैं इसके ऊपर एक बात कहूंगा, पता सबको होता है, लेकिन इतने बड़े मात्रा के अंदर ये काम हो रहा है, ये एक चौंकाने वाली खबर दिखाई है आपने। और जहां तक इस बात का सवाल है, ये आंकड़े, मेरे को अभी तक ये डाउट है कि ये आंकड़े ठीक हैं, या तो कहीं कोई गलती है, और अगर गलती है तो ये सरकार को मलाइन करने का एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, लेकिन ये काम लगता नहीं है, क्योंकि ये साल दर साल और जो कागज आपके पास हैं जी, जिसके अंदर इनकम टैक्स सेंट्रल ऑफिस ने ये सारे कागज दिए हैं आपको आरटीआई के अंदर, और सारी फिगर्स साल भर साल दी हैं, और एक बार नहीं कई बार 6 महीने साल भर तक आपको देते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। डिपार्टमेंट को मालूम है कि वो जो फिगर्स दे रहा है वो ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बाकी चीजों के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि अगर रायपुर के अंदर आलू की खेती के ऊपर 200 करोड़ रुपए की आय दिखाने वाला आदमी, जबकि वहां पे टोटल आलू 20 करोड़ का है, तो उस आयकर अधिकारी ने उसके 200 करोड़ की इनकम कैसे मान ली, जबकि वहां पे आलू ही 20 करोड़ का हुआ है? ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। इसके अंदर कौन कौन आदमी है, इसका मतलब है हमारा आयकर डिपार्टमेंट टोटली बहुत ही बर्बाद हो गया, या उसको पूरा सा ट्रेन करना पड़ेगा, वापस उसके सिस्टम बदलने पड़ेंगे। क्यों आज हमारे को ये मानना पड़ेगा, चिदम्बरम साहब इतना बढ़िया मैट्रिक्स देके गए थे एनआईएस का, कि जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन निकालना मैट्रिक्स से कि कहां कौन सी इनकम आई है और कहां से कैसे कोरिलेट करनी है इन्फॉर्मेशन को, वो बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन उसको इसके क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? ये एक बहुत बड़ी बात है, चिंता की बात है, और ये यूपीए के आखिरी सालों में हुआ है, ये यूपीए के शुरू के सालों में नहीं हुआ है। आपको लगता है मोदी सरकार अभी भी इस पर कार्रवाई कर सकती है? ये कार्रवाई होगी इसके ऊपर। बलोनी साहब, आपसे उम्मीद है बहुत ज्यादा है साहब। अरुण जी जो कि एसोचैम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कह रहे हैं मोदी सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं बस एक ही बार आपसे बार बार पूछ रहा हूं, अगर ये फिगर 2 साल से आखिरकार सब चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? क्योंकि हेमा मालिनी जी ने, जो कि आप ही की सांसद हैं, दिसंबर 2014 में यह जानने की कोशिश की थी कि जेटली साहब बताएं कि कितने लोग हैं जो इस तरह से फ्रॉडुलेंट पैसा दिखा रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम तौर पे और अपने पैसे बचा रहे हैं। जरा बताइए साहब। अरुण जी देखिए अजय जी, मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। हम किसी भी हालत में, देखिए मैंने आपको बताया कि इतनी जगह ब्लैक मनी का जनरेशन हो रहा है, सब तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत हर तरफ। देखिए आप एनजीओज का उदाहरण ले लेंगे, 6000 ऐसे एनजीओज हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, बाहर से पैसा लेते। आप तो बहुत छोटी रकम की बात कर रहे हैं बलूनी साहब। कार्रवाई की जा रही है बलूनी साहब, मैं तो यहां आपके सामने ये रास्ता दिखा रहा हूं, हर घर में हर व्यक्ति के पास 7,20,000 आप कल दे सकते हैं अगर इस टैक्स को आप वसूल कर लें। देखिए इसमें जांच, देखिए 20 तारीख को इनकम सीबीडीटी को अपना रिपोर्ट हाई कोर्ट को देनी है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार के इसमें आप विश्वास रखिए, कोई भी आदमी जो काला धन रखेगा उसके ऊपर, तो हम उम्मीद करें कि कल सुबह होते होते कम से कम जेटली साहब या फिर जयंत सिन्हा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जरूर बताएंगे कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। इतना तो हम भरोसा रखें।
नहीं, देखिए मैंने कहा ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं होगी ये नहीं, लेकिन कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी, इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं। एनके सिंह साहब, अभी भी बलूनी साहब राजनीतिक जवाब ही दे रहे हैं। जाहिर सी बात है शायद उनके पास इस बात का मैंडेट भी ना हो कि इस पूरे मामले में कह सके। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि सरकार आगे बढ़े। भाई पता तो चले आखिरकार ऐसे कौन से कारिंदे हैं जिन्होंने 2000 लाख करोड़ एक साल में एग्रीकल्चरल इनकम के तौर पर, कृषि से आय के तौर पर साबित कर दिया। सिंह साहब, क्या ये किसी सरकार के लिए इस तरह के डेटा को इग्नोर करना पॉसिबल था? नहीं, ये संभव ही नहीं लगता है कि ये डाटा इग्नोर किया जाए, और अगर इग्नोर किया जा रहा है तो इसका मतलब देश के पूरे समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। आप गौर कीजिए, 2006 में सिर्फ 85 किसान आते हैं अपने को इनकम टैक्स में लेके कि साहब हमारी एग्रीकल्चर से पूरे देश में, जबकि 16 करोड़ इसमें फार्मर्स होते हैं इस देश में। सिर्फ 85 लोग आते हैं 2006 में। अचानक 2008 में 2 लाख लोग किसानी से इनकम कमाने लगते हैं और वो आ जाते हैं इनकम टैक्स में। ये बढ़ता है अगले 2 साल में, 2008-10 में अगर आप देखें तो 2.5 लाख करोड़ हो जाते हैं। इसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 6.5 लाख करोड़ हो जाते हैं इस देश में, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 20 साल से हर रोज 2052 किसान खेती रोज छोड़ रहा है। ऐसे में ये कहां से 85 से बढ़ के 6.5 लाख लोग किसान ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स में अपना ये डिक्लेरेशन करने आते हैं। तो और कंटिन्यूटी है, ऐसा नहीं है कि कोई ये फिगर में कोई एक जीरो बढ़ गया हो किसी एक साल में, क्योंकि ये आरटीआई की फिगर एक कंपाइल करके आई है और इसमें लगातार कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। अंत में आते आते ये पूरा खेल 2010 से चलता है ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। उस समय आपको याद होगा कि पॉलिटिकल एक इशू बन गया था ब्लैक मनी, और अरुण कुमार की रिपोर्ट आई थी और उसके साथ नेशनल कमीशन की भी आई थी कि इस देश में जीडीपी का 60% ब्लैक चैनल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पे दूसरा खेल हुआ। दुनिया में आज तक कभी किसी ने कोई सोचा भी नहीं होगा कि देश की जीडीपी का 20 गुना सिर्फ एग्रीकल्चर से आए, ये संभव ही नहीं है। तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है जिसमें कि सारी की सारी जो कंट्री की ब्लैक मनी थी उन 2 सालों में 2011 और 12 में ब्लैक मनी में कन्वर्ट की गई और इनकम टैक्स के कॉन्टिन्यूअस जेर नजर हुआ, उनकी वरदहस की वजह से हुआ। वरना एक डिस्ट्रिक्ट कहीं से भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का देख ले, हर जिले का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देख ले, तो एक आदमी का जो क्लेम है वो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्शन से ज्यादा है। सिंह साहब, आपने जो बातें कही उसी को लेकर मैं जरा चलूं। दिनेश, हर कोई आपके पास पहुंचता है कि भाई कोई रास्ता बताओ कि किसी तरीके से टैक्स बचाएं। यहां पर तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कृषि के द्वारा आए एक साल में 304 करोड़, एक साल में 23 करोड़, एक साल में 23 लाख प्रति एसएससी जमा करा दिया है। इतने पैसे अगर सिस्टम में आ गए होते तो आज तो हिंदुस्तान को शायद अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय। अभी जब ब्रेक में हम लोग पुराने बजट की और सारी सिस्टम में जितना कैश है वो सारी फिगर्स को, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें भी ये लग रहा है कि ये फिगर्स अभी भी रिकंसाइल नहीं हो रही हैं। क्या ये सिर्फ बुक एंट्री है? क्योंकि सिस्टम के अंदर जो ऑफिशियल डाटा के हिसाब से हमारा कैश अवेलेबल है उससे ये कई गुना एक ही साल में आप कह रहे हैं कि इनकम इतना डिक्लेयर हो गया। अगर ये इनकम इतनी डिक्लेयर हुई भी है तो अल्टीमेटली ये कैश कहां गया? बिकॉज जीडीपी में या किसी भी तरह की अकाउंटिंग में ये फिगर्स आ नहीं रही हैं। दूसरी बात, अब अगर मान लीजिए इतना ये अगर इनकम में इंक्रीज हुआ था तो इनकम टैक्स की जब आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी टैक्स स्क्रूटनी के कुछ नॉर्म्स जो हैं वो डिक्लेयर करता है। उन नॉर्म्स के हिसाब से भी अगर कुछ अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज होता है तो कंप्यूटर नहीं तो मैनुअल स्क्रूटनी में वो केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। हम जरा इस पर भी आएंगे दिनेश जी, लेकिन मैं आपको बीच में क्षमा चाहता हूं, रोक रहा हूं। मनीषा जी, इससे पहले कि हम कुछ देर के लिए रुके, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शिवसेना गरीब आदमियों की बात करती है। आप गरीब, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और यहां आप देखिए एक साल में 2000 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चरल इनकम के तौर पर टैक्स फ्री बना दिया गया। शिवसेना के लिए क्या यह बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, बिल्कुल ही ये बहुत ही संगीन और बहुत ही बड़ा मामला है और हम इसे पार्लियामेंट में जरूर उठाएंगे। और बिल्कुल ही सरकार, हम सरकार में हैं, फिर भी ये यूपीए के समय का जो घोटाला है और जो कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स है
जो कोई भी इस सभी से कंसर्न्ड है, यहाँ पर महाराष्ट्र में और कई अन्य राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि फसल नहीं हो रही है। आज क्लाइमेट चेंज हो या गलत नीतियों की वजह से हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत ही कम हो रहा है। और जब प्रोड्यूस कम है तो फिर उत्पादन कैसे है? तो ये बहुत ही एक बड़ा संगीन और बहुत ही बड़ा स्कैम नजर आता है। बिल्कुल। और इसमें तुरंत ही सरकार में पूरी छानबीन करके, चाहे कमेटी बिठाए, चाहे किसी मंत्रियों को इन्वॉल्व करके इस पे पूरी छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह जब संसद की कार्रवाई शुरू हो तो कम से कम इस मुद्दे पर चर्चा जरूर हो। कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक रहे हैं। राजीव त्यागी जी अब हमसे जुड़ चुके हैं, पहले नहीं जुड़ पा रहे थे। त्यागी जी, आपकी सरकार के कार्यकाल में जो कुछ हुआ, शायद उसी पर आज बीजेपी और शिवसेना आप पर प्रहार कर रही है। हम इससे आपका जवाब जरूर लेंगे, साथ साथ यादव साहब से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कृषि के क्षेत्र में इतनी आय की कोई सोच भी सकता है, कोई कल्पना भी कर सकता है। बने रहिए हमारे साथ। अब तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम होगा ये, अगर वाकई में जिस तरह से चीजें सामने हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। सरकार को इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपके सामने न्यूज नेशन पर लगातार आज दोपहर से पेश कर रहे हैं वो खबर जो आपकी किस्मत, आपके घर को बदल कर रख सकता है। हम आज काले धन को सफेद करने का एक ऐसा गोरख धंधा आपके सामने पेश कर रहे हैं जो कि कृषि के द्वारा उत्पन्न आय से आधारित है, क्योंकि इस आय पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। मौजूदा सरकार ने आज वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम जारी किया, जिसके तहत हिंदुस्तान में जिसके पास भी काला धन है वो 45% टैक्स चुकाकर अपने उस काले धन को सफेद कर सकता है। सिर्फ 4 साल की आंकड़े को अगर आप लें तो हिंदुस्तान में 2006 से लेकर 2013 के बीच में तकरीबन 2200 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं। यह पैसा हिंदुस्तान के तमाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स की बुक्स में रजिस्टर्ड है। अगर इस पैसे पर आज VDIS स्कीम के तहत टैक्स लगा दिया जाए तो प्रत्येक हिंदुस्तानी को आज मोदी सरकार 7,20,000 रुपए दे सकती है। 15 लाख का किया गया वादा आधा आज पूरा किया जा सकता है। क्या मोदी सरकार वो कदम आगे बढ़ाना चाहती है? न्यूज नेशन इसी मुहिम पर आज आपके सामने है। ये सारे तथ्य हमारे सामने हैं, ये सारा जो डेटा हमारे पास है ये इनकम टैक्स विभाग द्वारा मुहैया कराया गया है और इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खबर यही है और इसी पर लगातार हम हैं। राजीव त्यागी जी, हम क्या कहें यूपीए सरकार के बारे में? शायद जो भी कहें कभी कहेंगे। 2010 में आपकी सरकार के तहत कृषि आय के तौर पर 83,875 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए गए, जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया। 2011 में 2,000 लाख करोड़ रुपए डिक्लेयर किए गए, कोई टैक्स नहीं दिया गया। 2012 में 675 लाख करोड़ टैक्स के आय के तौर पर डिक्लेयर किया गया, कोई टैक्स नहीं। आपके सरकार के तमाम लोग क्या वाकई में आंख मूंद कर बैठे हुए थे? देखिए, जो फिगर्स आपने दी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हैं। पहली बात तो मैं कहूंगा अजय जी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि सरकार में बैठी हुई एक लॉबी है इंडस्ट्रिस्ट की, और वो लॉबी है जो किसानों पे इनकम टैक्स लगाना चाहती है, और ये सरकार निश्चित रूप से किसान विरोधी है। इसीलिए इस तरह की स्टोरीज प्लांट की जा रही हैं, इस तरह की स्टोरी चलवाई जा रही हैं। एक सेकंड त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये स्टोरी प्लांट नहीं है। ना त्यागी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। न्यूज नेशन पर आप सीधे आरोप लगा रहे हैं। कैसे है ये स्टोरी प्लांट नहीं है? माफ कीजिएगा, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। समाचार पत्रों में भी छपा है। प्लीज नहीं, समाचार पत्र में जो छपा उसे मैं बिल्कुल समाचार पत्रों में छपा है। सुनिए, ये सारा का सारा गोरख धंधा। मैं जवाब दे राजीव त्यागी जी, मैं अपने दर्शकों के लिए पहले अरुण जी, राजीव त्यागी जी, अपने दर्शकों के लिए मैं स्पष्ट कर दूं, आपका ये कहना बहुत आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स द्वारा मुहैया की गई तमाम आंकड़े हैं जो कि मतलब ये हो गया। नहीं त्यागी जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आप अपनी बात वापस लीजिए। जवाब नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आप अपनी बात वापस लीजिए।
आपने गलत कहा। देखिए जवाब ये कोई प्लांटेड स्टोरी नहीं है। नहीं लूंगा, नहीं, इसलिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं प्लीज कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा, प्लीज सुन लीजिए। को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये तो वही बात आपको इस बात को वापस लेना पड़ेगा। ये स्टोरी प्लांटेड नहीं है। आप बहस को डिटेल मत कीजिए। मैं बिल्कुल वापस नहीं लूंगा अजय जी, बिल्कुल आपको लेना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर कोई दिक्कत है दे दूं, मैं भी तो कुछ आंकड़े दे दूं ना त्यागी जी। आपको त्यागी जी नहीं, मैं आंकड़े त्यागी जी बिल्कुल नहीं। ये आपकी बिल्कुल बेबुनियादी बात है। आप बेबुनियादी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस बात को आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। पटना हाईकोर्ट में पूरा का पूरा मामला है, चल रही है। मैं आपको आंकड़े देता हूं, इसलिए ये प्लांटेड स्टोरी नहीं है। सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए जी। अजय जी सुन लीजिए, आंकड़े सुन लीजिए और सरकार की कारगुजारी सुन लीजिए, जो सरकार बीजेपी की कर रही है किसानों के अगेंस्ट। देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से 118.9 मिलियन हमारे यहाँ किसान हैं, जो कि करीब 12 करोड़ लोग बाग बैठते हैं, और 140 मिलियन हमारे यहाँ लेबरर्स है जो किसानों के साथ काम करती है, तो दो मिलाकर के 262 मिलियन बैठते हैं। पूरे देश का बजट 20 लाख करोड़ का है। सकल घरेलू उत्पाद 180 ये सारे आंकड़े हम जानते हैं त्यागी जी, मुद्दे पर आइए ना त्यागी जी। मैं जानता हूं आज आपके पास जवाब देने को नहीं है। 2000 लाख करोड़ का मैं जानता हूं आपके पास आज जवाब देने को नहीं है, इसलिए आप मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है। कोई माहौल नहीं है, कोई माहौल नहीं है। नहीं, मैं इस बात को अरुण जी प्लीज त्यागी जी माफ कीजिएगा। त्यागी जी बहस ऐसे नहीं होती। हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आप इसे किसी छिछले स्तर पर ले जाएं, यह मुझे कतई मंजूर नहीं है। विजय शर्मा जी, जिस बात को लेकर आज आप पटना हाईकोर्ट के समकक्ष हैं, मैं चाहता हूं सर, आप पूर्व कमिश्नर रहे इनकम टैक्स के, मैं चाहता हूं आज कम से कम न्यूज नेशन के जरिए आप इस बात को स्पष्ट करें कि ये सारी बातें आपने सामने रखी हैं, क्योंकि हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं। और इसलिए हम जानना चाहते हैं सर आपसे कि क्या आज इन आंकड़ों पर हम बहस करें, या बहस इस बात पर करें कि कैसे इन आंकड़ों के आधार पर उन लोगों को पकड़ाया जाए जिन्होंने काले धन को सफेद करने की कोशिश की है। विजय जी। देखिए, बहुत सिंपल सा सलूशन है। हमारी समझ से ऐसा है कि जैसे सरकार ने अभी जो सर्कुलर आप दिखा रहे थे उसमें है कि 1 करोड़ से ऊपर जिनकी आय दिखाई गई है उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत सिंपल सा है, उन केसेस को अगर स्क्रूटिनी में सिलेक्ट कर दिया जाए, और 2-4 मामूली मोटी बातें हैं कि जिन्होंने भी 1 करोड़ से ऊपर आय दिखाई है, कितनी जमीन उनकी है, उन्होंने क्या कौन सी फसल उपजाई है, उस फसल में क्या लागत लगी है, उसे उन्होंने कहाँ बेचा है और कितने में बेचा है। अगर ये सूचना प्राप्त कर ली जाए तो बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि ये वाकई में कृषि आय है या किसी और मद से आय है। अगर कृषि आय नहीं है तो उस पर आप टैक्स लगाएं, और जो टैक्स होगा वो सरकार को मिलेगा और पब्लिक मनी होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी। अजय, पहले मैं एक्चुअली इसी बात पे ही आ रहा था, तो इसमें मुद्दा कोई यूपीए या एनडीए का नहीं है। इशू जो है वो बिल्कुल प्रोसेस का है। अल्टीमेटली जो इशू है वो इन 6.5 लाख लोगों की इन्वेस्टिगेशन का है। कोई किसानों के टैक्स की या किसी तरह की बात यहाँ पर आती नहीं है। अगर ये 6.5 लाख लोगों का जो बातचीत, जो इन्होंने रिटर्न्स फाइल करी हैं, उन रिटर्न्स को अगर रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए और एक टाइम बाउंड मैनर में किया जाए जी। आप बिल्कुल हमारे बीजेपी के मित्र से जो बात कर रहे थे, इसको जरूर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करे, बट विद इन टाइम फ्रेम करे। हम वो कमेटी वाली चीजों में और टाइम फ्रेम में फिर से उलझना नहीं चाहते हैं। इसको जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिगेट करके और इन लोगों से टैक्स वसूल सकते हैं उनको वसूलिए। ये पैसा है, इसका प्रोसेस जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में ही दिया हुआ है। अनिल बलूनी जी, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रावधान पहले से इनकम टैक्स विभाग के पास हैं, बस सरकारी इच्छा शक्ति की जरूरत है। क्या मोदी सरकार ये इच्छा शक्ति जल्द से जल्द प्रदर्शित कर सकती है? क्या हम इस पर कोई एसआईटी के गठन की बात देख सकते हैं? बलूनी साहब। अजय जी, देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं ये बात जरूर कह सकता हूं सरकार की तरफ से कि सरकार में इच्छा शक्ति है। काले धन के मामले में सरकार गंभीर है। किसी भी मामले, जो भी हमारे मित्र ने कहा है, निश्चित तौर पे एक समय सीमा के अंदर जांच होगी।
एक समय सीमा के अंदर इस पे कार्रवाई होगी और सबके चेहरे उजागर होंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के मित्र जरा देर से जुड़े हैं। 2010 और 11 की जो संख्या राजीव त्यागी जी दिख रही है, उसमें कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी नाम है। 5 करोड़ रुपए उनके भी हैं। जो 10 लाख रुपए पिछले साल थे वो 5 करोड़ हो गए। और उन्होंने टू व्हीलर से शेयर की ढुलाई की है, 2 व्हीलर से। और सुनिए, अगर राजीव त्यागी जी, अगर आप में थोड़ी क्षमता है सुनने की, तो कांग्रेस के किन किन नेताओं के नाम है एग्रीकल्चर में ये पता लग जाएगा, तो अभी आप सीट छोड़ के भाग जाएंगे। और मैं हर बार कहता हूं कि कांग्रेस के मित्र, आप टीवी में आना धीरे धीरे बंद करेंगे। जब जब आपके काले कारनामे आने शुरू होंगे, आप लोग टीवी को फेस नहीं कर पाएंगे। इतने लोग आपने भ्रष्टाचार किए। मैंने अभी अजय जी को गिनवाया था, फर्टिलाइजर, केरोसिन, एक छोटा जवाब दे दीजिए, मुझे यादव जी से भी सवाल पूछना है। राजीव जी, बहुत छोटा संक्षेप में जवाब। सारी जगह भ्रष्टाचार किया। राजीव जी, संक्षेप में यही जवाब है कि मेरे मित्र चिल्ला ज्यादा रहे हैं, काम की बातें कम कर रही है। ये सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान के अगेंस्ट है, इसीलिए इसी तरह की चीजें कर रही है। और मैं कहना चाहूंगा, सुन लीजिए पहले प्लीज, कुछ आंकड़े और देना चाहूंगा कि हमारे देश में कुल मिलाकर के 4% लोग बाग 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जोतते हैं। और वर्तमान सरकार ने इस बजट में जिस तरह से खेती का बजट वर्तमान सरकार की बात छोड़िए ना, आप अपनी बात कीजिए ना। अपने गिरबान में तो झांक कर देखिए। 2 साल से सरकार थी, अपने गिरबान में तो झांक कर देख लीजिए। एक बार बताइए, 12, 13, 13 में त्यागी जी, ये कौन सा चलन है कि आप दूसरे की गिना रहे हैं कि आपके सफेद कमीज पर एक दाग है? साहब अपना देख लीजिए, यहाँ तो दाग ही नहीं है, पूरी कमीज काली दिख रही है। बहुत गंभीर स्थिति है। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं एक 13-14 का जो स्थिति जी, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन त्यागी जी के लिए, क्या आप इन 6.5 लाख लोगों के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये एग्रीकल्चरिस्ट हो ना हो, किसी भी पार्टी के हों, देखिए इश्यू बड़ा सिंपल है, इसका जवाब भी हमें आपसे सिंपल चाहिए। बहुत स्पष्ट मंशा है, बहुत स्पष्ट मंशा है कांग्रेस पार्टी की। जिसने भी नियमों से खिलवाड़ किया हो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इस कार्रवाई के अंतोत्वा कहीं किसानों पे इनकम टैक्स थोपने की तैयारी सरकार ना कर रही हो तो चिंता का। राजीव जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये फूट की सरकार है, सुनिए सरकार है, ये पूंजीपति सरकार है, ये उनको बचाने जिस तरह से एक्सपोर्ट घट रहा है, बचाने वाली बात हो गई है खेती के स्तर में। राजीव जी, राजनीति चालू, राजीव जी, आज आप जरा बैकफुट पर हैं, क्योंकि आप उन लोगों के पक्षधर बनते दिख रहे हैं जो कि दरअसल जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। यादव जी, आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, आज हमारे देश में ऐसी कौन से खेत हैं जिसमें 1 हेक्टेयर में कोई व्यक्ति, ऐसा कौन सा माइकालाल है हिंदुस्तान में जो 304 करोड़ रुपए की आमदनी 1 हेक्टेयर जमीन में पैदा करके दिखा दे? अगर कोई है तो आज उसे हमें पद्म विभूषण नहीं, शायद भारत रत्न देना चाहिए। देखिए, आपने बहुत सही कहा अजय जी। यदि हम टोटल अपने किसानों के 15 करोड़ को भी देखें, उस 15 करोड़ की इनकम जो आज मैक्सिमम 10-12 हजार रुपए पर एकड़ है, उसको हम 5 लाख भी कर दें तो भी मैक्सिमम आपको 7,500 करोड़ के आसपास ही बनता है। तो ये एग्रीकल्चर से ऐसा तो कहीं कुछ लेना देना ही नहीं है कि ऐसी इनकम आ जाए। लेकिन यहाँ 2 चीज बहुत मुख्य है। नंबर 1 तो जैसे त्यागी जी ने कहा, हमारे 4% किसान ही 25 एकड़ से ऊपर के हैं। इस 6 लाख में वो 4 भी नहीं है। इसलिए त्यागी जी मत घबराइए इसी विषय से। ये हमारे नाम पर मीन्स किसान के नाम पर दूसरे किसान लोग फर्जी, फाल्स, झूठे किसान हैं जो कि किसान का मुखोटा पहन के और आगे सामने आ रहे हैं। क्या हमें उनको अपनी कैटेगरी से अलग रखना चाहिए या नहीं? यस, आज समय आ गया है, उनको उजागर करो। ये 6.5 लाख कौन है, इन्होंने कितनी खेती की, इनके पास कितनी बेनामी जमीन है, कहां से इनकम ला रहे हैं, कितने इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ इनके साथ मिली भगत है। ये किसान के, असली किसान के कफन का भी पैसा अपने वसूले जा रहे हैं। क्या ये पैसा किसान के लिए खेती में इन्वेस्ट ना हो? क्यों भारतीय जनता को भी दिया जाए? ये किसान में ही कर दे तो मेरे ख्याल से हमारी इकोनॉमी अमेरिका के भी बराबर पहुंच जाए। बिल्कुल। राजीव जी बताइए, मैं भी जरा एक आध नाम सुन लूं, बताइए साहब। देखिए,
जो मेरी इंफॉर्मेशन है जी, एक कंपनी है मॉन्सेंटो जिसने 135 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जिसमें 95 सर आप कंपनी की बात कर रहे हैं, मैं हम पूरी चर्चा राजीव त्यागी मैं जी ये पूछना चाहता हूँ। अरे अजय जी 2000 लाख करोड़ रुपए कहीं संदूक में रखे गए क्या? वही तो आप देखिए, आप ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। यादव जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही है और शायद आप इस बात को समझ नहीं रहे। देखिए आप तो आप समझ नहीं रहे, लेकिन आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। यादव जी ने बड़ा अच्छा वक्तव्य कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसान के मुखौटे को पहनकर वो व्यवसायी जो काले धंधे को, काले धन को सफेद कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करना चाहिए। कायदे से तो कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए, भाई साहब हमसे गलती हुई, आप पता लगाओ, हम आपके साथ। जवाब दे दूं? बिल्कुल जवाब दे दूं? बोलिए। जवाब दे दूं? मैं चाहूंगा मोदी जी जो एक अच्छे चौकीदार है, जो सो रहे हैं और फेयर एंड लवली स्कीम लेके आ रहे हैं, वो चौकीदारी में जाग जाए मोदी जी। और मोदी जी जब जागेंगे तो मोदी जी चौकीदारी में लाभ होगा देश को। किसानों पे प्रथम परिवार में किसान बैठे वो भी नहीं बचेंगे। में काम करेगी कांग्रेस पार्टी, उसको बेनकाब काम करेगी। इनके प्रथम परिवार में किसान है और कांग्रेस के प्रथम परिवार में किसान है। अजय जी चलिए मैं जरा चर्चा, मैं आपसे, हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए आइए जरा इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आइए इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मनीषा जी, आपने कहा कि शिवसेना पार्लियामेंट में इस मुद्दे को लेकर खड़ी होगी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, ये भरोसा आपसे एक बार फिर लेना चाहता हूं। संसद का सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है अभी मौजूदा सत्र में। इस 3 दिन के भीतर इस मुद्दे पर शिवसेना कितने बड़े पैमाने पर खड़ी होगी? क्योंकि आज यहां पर हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की आड़ में लोगों को किस तरीके से आज बर्बाद किया जा रहा है, कैसे आज पूरी खेती को बर्बाद किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, यह उसका मुद्दा है। मनीषा जी। मोदी जी की सरकार बनने के पहले मोदी जी का चुनावी वादा रहा है कि इस देश में जो आर्थिक घोटाले हैं, चाहे वो काला धन वापस लाने की बात हो या अन्य जो इकोनॉमिक डिफॉल्टर्स है, तो ऐसे सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चाहे वो विजय मल्ल्या जैसे लोग हो या ललित मोदी हो, जो कोई भी इस देश को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन सबको यहां पर वापस लाना चाहिए। आज विजय मल्ल्या ने भी बहुत बड़ा घोटाला किया है और टैक्स पेयर्स पे ये बहुत बड़ा बर्डन है। विजय मल्ल्या तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मनीषा जी, विजय मल्ल्या ने तो सिर्फ 7,800 करोड़ का गबन किया है। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं 2,000 लाख करोड़। शिवसेना इस रकम को शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने एक छोटी सी रिपोर्ट यहाँ पेश करूं। इससे पहले कि हम कुछ देर के लिए रुकें, मेरे सहयोगी की ये रिपोर्ट जरा देखिए और समझिए कि 2,000 लाख करोड़ रकम क्या होती है। आप शायद इस रकम को समझ नहीं पा रहे हैं। अक्षय, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि 2,000 लाख करोड़ का मतलब क्या होता है, कितने शून्य हैं, इन शून्य को काउंट करने के लिए कैलकुलेटर में जगह नहीं है। देखिए अक्षय क्या बता रहे हैं। हमारे दर्शकों को हम समझाते हैं कि किस तरीके से जिस आमदनी की बात की जा रही है 2,000 लाख करोड़ रुपए, उसमें दरअसल शून्य कितने आते हैं। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि यहां पर हमारे दर्शकों को दिखाएं कि जब हम किसी भी अंक को गिनते हैं तो सबसे पहले शुरू होती है इकाई से वो गिनती, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब गौर करने वाली चीज ये है कि जब हम इकाई की बात कर रहे हैं यानी वहां 10 की घात शून्य होती है, दहाई में 10 की घात 1 होती है, 10 टू द पावर 1 अगर इंग्लिश में हम कहें, और अगर हम सैकड़े की बात करते हैं तो उसमें 10 टू द पावर 2 यानी 10 की घात 2 होती है, और ये 100 यानी 2 शून्य यहां पर होते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, हजार यानी 10 की घात 3, 10,000 यानी 10 की घात 4, लाख जब आते हैं तो 10 की घात 5 आती है, यानी 5 शून्य होते हैं 1 लाख में, और इसके बाद 10 लाख में 10 की घात 6 यानी 6 शून्य होते हैं। फिर आते हैं हम करोड़ में, करोड़ में 10 की घात 7 होती है, 10 करोड़ यानी 10 की घात 8, और इसी तरीके से अरब 10 की घात 9 यानी 9 शून्य होते हैं 1 के बाद, और उसके बाद आता है 1,000 करोड़, इसे 10 अरब भी कहते हैं हम।
अरब में जब पहुंच जाते हैं तो 10 अरब में 10 की घात 10, यानी एक के बाद आपको 10 शून्य मिलेंगे और उसके बाद आता है खरब। यहां पर मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये जो खरब है, खरब में 10 की घात 11 है, यानी एक के बाद 11 शून्य होते हैं। 100 बिलियन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। और इसके बाद 1 लाख करोड़, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 10 खरब भी इसे कहा जाता है। तो ये आपने देखा किस तरीके से जब हम आपके सामने 2000 लाख करोड़ की बात करते हैं तो 2 के बाद 15 शून्य लगाते जाइए, आपके कैलकुलेटर में ये नंबर आएगा नहीं। हम यहां बस कुछ ही क्षणों के लिए तो रुक रहे हैं, वापस आते हैं और बस हम इतना जानना चाहते हैं आगे क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या वो 6,50,000 लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने 2000 लाख करोड़ की आमदनी कृषि के क्षेत्र से दिखाकर टैक्स बचा लिया? ये टैक्स अगर पे किया गया होता, हम सबों की जेब में आज 7,20,000 रुपए होते। बड़े ही अमेजिंग फिगर्स हैं। बने रहिए हमारे साथ, चर्चा भी जारी है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। न्यूज नेशन आपके सामने ये बड़ा खुलासा कर रहा है और आंकड़े अपने आप में न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि ये प्रदर्शित करते हैं कि क्या ये वाकई में संभव है। बिल्कुल असंभव सी स्थिति है। हम आपके सामने एक बार फिर आंकड़ा पेश करना चाहते हैं। साल 2011 में 6,50,000 लोगों ने 2000 लाख करोड़ रुपए पेश किए, जिस पर उन्होंने कहा कि ये उनकी एग्रीकल्चरल इनकम है, कृषि की आय है, कोई टैक्स नहीं दिया। यानी कि हमारे पूरे देश में जो हम पूरी आमदनी पैदा करते हैं उससे कहीं ज्यादा। जरा हम आपके सामने वो आंकड़े पेश करना चाहते हैं। आज हमारे देश में पूरा जो जीडीपी है वो है 113 लाख करोड़, यानी कि 2015 की बात हम कर रहे हैं। और 2011 में सिर्फ 6,50,000 लोगों ने 2000 लाख करोड़ का इनकम दिखा दिया, यानी कि आज की जीडीपी का 25 गुना ज्यादा। जरा सोचिए कि ये 6,50,000 लोग कितनी मेहनत से काम करते होंगे, क्योंकि इन्हीं के काम पर तो शायद देश को 25 गुना ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। ये वाकई में अपने आप में अभूतपूर्व आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम जानकारी और आंकड़े हमारे इनकम टैक्स विभाग द्वारा दिया गया है, जो आरटीआई के जरिए हमारे पास उपलब्ध है। समय की कमी की वजह से चर्चा को हम यही खत्म करने वाले हैं, लेकिन बलूनी साहब, मैं एक आखिरी आपसे एक सवाल पूछूं जिसका 30 सेकंड में आप जवाब दे दें। मौजूदा बीजेपी की सरकार इस खुलासे पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती दिखाई दे सकती है, या हमें अभी भी इफ एंड बट के बीच में झूलना पड़ेगा? क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं साहब। 7 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आप कब डाल रहे हैं? मैं तो वेट कर रहा हूं। अजय जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत शीघ्र कार्रवाई होगी। आप सोच नहीं सकते इतनी जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि कहां कहां तरीके निकाले इन्होंने भ्रष्टाचार के, और इसमें कोई नहीं बचेगा, चाहे हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री काले धन के मामले में हो, चाहे अन्य कोई हो। चलिए, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम मौजूदा सरकार कोई ठोस और कारगर कदम जरूर बढ़ाएगी। एक कहावत थी, सोने की चिड़िया हुआ करता था हिंदुस्तान। अगर ये आंकड़े जिस तरीके से आज इनकम टैक्स विभाग ने सामने रखे हैं, जो आप सबों के सामने अब है, समकक्ष हैं, हम सोने की चिड़िया हुआ नहीं करते थे, हम आज सोने की चिड़िया हैं और ये पैसा आज हमारे हिंदुस्तान में है। बस मोदी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, मोदी जी हमें 15 लाख नहीं, कम से कम 7,20,000 हमारे अकाउंट में दे दीजिए। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं कुछ क्षणों के लिए, तुरंत वापस आते हैं और खबरों के साथ।